अब महिषासुर पर सियासी संग्राम छिड़ गया है इस देश में। देश की संसद में सुना आपने, मायावती ने आज हमला सीधे बोला है स्मृति ईरानी पर और कहा कि रोहित वेमुला के बारे में दिए गए तथ्य गलत थे। आपने कहा था सिर अर्पण कर दूंगी, क्या अब वो ऐसा करेंगी? तो तमाम हदों से पार करती हुई ये जंग जा रही है, लेकिन हमारी और आपकी चिंता ये होनी चाहिए कि दुर्गा और महिषासुर के बीच इस बहस में क्या संसद का बजट सत्र धुल जाएगा? जी हां, क्या विपक्ष एक ऐसे मुद्दे पर पूरे के पूरे सत्र को बर्बाद कर देगा? यही है वो सवाल जो आज हम हल्ला बोल में पूछेंगे। महिषासुर के नाम पर क्या बजट सत्र को रोकना सही है? ये सवाल विपक्ष को अपने आप से पूछना चाहिए। अपने बयान पर स्मृति ईरानी क्या माफी मांगेंगी? क्योंकि मायावती ने घेर लिया है इस मुद्दे पर। विपक्ष पर तीखे हमले के बाद क्या स्मृति ईरानी दूसरी बार में चूक गई? क्योंकि महिषासुर का वो नोट, जेएनयू का पैम्फलेट पढ़ने के बाद उन पर ही आरोप लगा कि आप माफी मांगिए। भावनाओं के नाम पर क्या विपक्ष का हंगामा बेवजह नहीं है? क्योंकि भावनाएं आहत हुई हैं, ये भी अपने आप में एक कारोबार अब चल पड़ा है। हर मुद्दे पर ये भावनाएं आहत हो गई, ये भावनाएं आहत हो गई, माफी मांगिए और इन सब के बीच बजट सत्र रुक जाएगा। महिषासुर की पूजा करने वाले क्या देश विरोधी हैं? क्योंकि न सिर्फ वहां पर बल्कि बनारस से लेकर संथाल में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां पर महिषासुर की लोग पूजा करते हैं। तो क्या वो सब उसी मापदंड में आके जाएंगे जैसे कि जेएनयू पर उंगलियां उठाती हुई स्मृति ईरानी जी बोल रही हैं? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, कैसे मचा है जमकर बवाल और खतरा ये कि बजट सत्र धुल जाए। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो जुड़ गए हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब बीएसपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकसभा सांसद रंजीता रंजन जी हमारे साथ इस पर जुड़ गई हैं। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक यहाँ पर स्टूडियो में हैं और चंद्रभान प्रसाद जी, जो कि दलित थिंकर है, ऑथर है, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विजय सोनकर शास्त्री जी आपके पास आना चाहती हूँ। सवाल ये है कि एक सत्र महिषासुर के नाम और उसकी बलि चढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आपको नहीं लगता है कि पहले भाषण में लोकसभा में जिस तरह से फ्रंट फुट पर स्मृति ईरानी ने सरकार को डाल दिया था, ये दूसरे दिन जेएनयू का एक पैम्पलेट लेके जो कुछ लोगों में सीमित था उसको पूरे देश के सामने पढ़ देना भारी पड़ गया? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। विपक्ष ने तो ये तय ही कर लिया है कि उन्हें किसी न किसी तरह से ऐसे व्यर्थ के किसी बिंदु पर हमको सदन को रोकना है। उनकी ये पहले से ही एक तरह से मनसा रही है। इसलिए वो, हालांकि इसमें देख सकते हैं, अगर एक मिनिस्टर जो ऑथेंटिक तथ्यों को रख रहा है तो वो अपना विचार नहीं दे रहा है, न ही सरकार का विचार, बल्कि जो तथ्य थे उनको सदन में रखा है और उसको उन्होंने पढ़ा है। अब इसको अगर ये मानकर चला जा रहा है कि उन्होंने अपमान किया, उन्होंने सदन की कार्रवाई और सदन की जो एक तरह से निर्धारित मतलब स्मृति ईरानी को डिफेंड कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने किया सही किया है। दुर्गा जी के बारे में जो हुआ, जो पैम्फलेट से उन्होंने पढ़ा, सही किया सदन ने। बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो ये उचित था, क्योंकि उनको, वो एक जिम्मेदार मंत्री हैं और हाँ। उनके पास जितने तथ्य थे उस तथ्य को सदन में रखना था। अगर वो सदन में ऑथेंटिक तथ्य नहीं रखे तो हाँ। इस पर भी एक होगा कि आखिर में किस बिंदु पर ऐसा हो गया, और अगर तथ्य रख देते हैं तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि आपने क्यों रखा। मुझे तो आश्चर्य होता है विपक्ष के लोगों के इस मांग पर। मैं लौटूंगी। ये महिषासुर जयंती पर पैम्फलेट पढ़ने से जेएनयू या रोहित वेमुला के मामले पर वो अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर रही थी, ये समझना। लेकिन रंजीता रंजन जी, जस्टिफाइड की बात नहीं अंजना जी, एक चीज आप इसको वो दूसरे डायरेक्शन में न दे तो ज्यादा बेटर होगा। उनके पास जो मटेरियल था, जो उनको सदन में रखना था, इस मुद्दे से संबंधित वो विषय को उन्होंने रखा है। वो अपने तरफ से कोई ऐसा विषय तो नहीं ला करके रख दी है, या अपना विचार नहीं दे दिया उन्होंने, या सरकार का विचार नहीं दिया है, बल्कि जो उनको रिपोर्ट्स में मिले हैं, जो बने रहिए। मुझे लगता है इस देश में कई जगहों पर महिषासुर की पूजा होती है और आप लोग इससे अनजान हैं। दूर की बात तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में मंदिर है महिषासुर का, जिसकी तस्वीर मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूं टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए सर, हंसिएगा बाद में, देखिए कि हिंदुस्तान कैसा देश है। बनारस की एक एक गलियों का से मैं परिचित हूँ। तो ये आपने देखा होगा फिर ये मंदिर? बिल्कुल मैंने देखा है, महिषासुर का मंदिर तो है। फिर लेकिन महिषासुर के मंदिर में जो पूजा होती है वो महिषासुर दुर्गा के जो दुर्गा जी ने जिसका वध किया था उस महिषासुर से न जोड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।
चलिए, मैं रंजन जी अब आपके पास आना चाहती हूं कि आपको बहाना चाहिए था और आपने ये तय कर लिया है कि आप इस सरकार को काम नहीं करने देंगे। आप आम लोगों के पैसे का और उनकी संसद में जो विश्वास है उसका मजाक उड़ाने को तैयार है। महिषासुर आपके लिए एक मुद्दा है। आपको लगता है कि ये सब कुछ ज्यादा है में जीएसटी बिल से? देखिए, अंजना जी बोल रही है ना। जी रंजीता। सबसे पहले तो महिषासुर का मैटर हम लोगों ने नहीं उठाया। हम लोग तो लोकसभा में थे और शायद लोकसभा में अभी जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने जो एक्ट किया, सारे मेंबर्स को पॉइंट आउट करके जिस तरह से उग्र रूप दिखाकर धमकी के लहजे में जिस तरह से वो बात कर रही थी, वो लहजा, मैं प्लीज मुझे टाइम दीजिएगा, मैंने आज ट्वीट भी किया है, मुझे सुषमा स्वराज जी की याद दिला रहा था। आपको याद होगा कि ललित गेट पर सुषमा स्वराज जी जब अपनी बातों को कह रही थी, देखिए पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे मुद्दे आते हैं और बातें उठती है, बहुत सारे कड़वे सच आते हैं जिसको बहुत संजीदगी और धैर्य से सत्ता पक्ष को जवाब देना होता है। सुषमा जी का बयान आपने सुना होगा, जिस संजीदगी के साथ, धैर्य के साथ उन्होंने हम लोग को जवाब दिया था। और आज जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने जो उग्र रूप अपना लोकसभा में दिखाया और उसके बाद हद पार कर दी राज्यसभा में, इस बात का एहसास कराता है कि अनुभव। तो राहुल गांधी तो हर जगह उग्र रूप ही उठाते हैं, हाथ उठा के। प्लीज राहुल गांधी जी तो हर जगह उग्र रूप ही दिखाते हैं। थोड़ा सा बोलने दीजिए प्रधानमंत्री के। नहीं, मेरे पास 6 पार्टिसिपेंट्स हैं मैम, तो आपको संक्षिप्त में अपनी बात करनी होगी। नहीं, इधर उधर घूमने से नहीं होगा। बात पूरी होने दीजिए। नहीं, आप सीधा बताइए कि आप इस देश की संसद का वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर एक्सपंज करने के लिए स्पीकर खुद कह रहे नहीं, एक सेकंड, अगर एक्सपंज किया जा रहा है, अगर एक्सपंज किया जा रहा है तो उसके बाद आपको क्या परेशानी है? प्लीज, आप इसको टू द पॉइंट नहीं कर सकती और इसको वक्त की बर्बादी नहीं कर सकती। जिस तरह से भस्मासुर की बात स्मृति ईरानी जी ने रिपीट की और पहले एक वर्ड बोल दिया कि ईश्वर मुझे माफ करे, तो आप भी यूथ को माफ कर दीजिए ना। तब जेएनयू के बच्चों को एक तरफ आप बच्चा कह रही हैं, तो क्यों नहीं माफ कर पा रही हैं? उनका लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी उनका प्लीज, उनका ये कहना सिर्फ अपने आप को सच साबित करना है, ना कि वेमुला सही था, उसकी आत्महत्या क्यों हुई, क्या उसके उकसाया गया, मुझे लग रहा है मकसद उनका ये नहीं है। ठीक है। मकसद मुझे लगता है कि विचार विहीन विपक्ष तथ्य पर और तर्क पर विमर्श नहीं करना चाहता है। मैं एक महिषासुर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। देखिए, महिषासुर की कोई जयंती मनाता है, महिषासुर की पूजा करता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं रही। आपने कहा कि कई गाँव में, मैं बंगाल में भी एक छोटा सा गाँव है जिसमें 26 परिवार है, 150 लोग महिषासुर को की जयंती मनाते हैं। रावण के नाम पर भी गाँव है। मैं वहाँ दूसरी बात कर रहा हूँ। देखिए, जब प्रतीकात्मकता का उद्देश्य विध्वंस होता है तो वह प्रतीकात्मकता खतरनाक होती है। जब काउंटर नैरेटिव होता है तो वो खतरनाक नहीं होती। जैसे मैं उदाहरण, देखिए, कबीर से बड़ा डायसेंटर इस संस्कृति में कोई रहा है क्या? लोग कहते हैं काशी में मुक्ति मिलती है, कबीर कहे मैं काशी में नहीं मरूंगा, मुझे काशी से दूर ले चलो। लेकिन कबीर के उस डायसेंट में सृजनशीलता थी, समाज को सुधारने को, समाज के विवेक को एक तरह से चुनौती दी जा रही थी, या कबीर ने सृजनशीलता को स्थान दिया। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये क्या है? ये क्वेश्चन का आंसर है अंजना जी। अब सुन तो लीजिए, तुलसी के राम, कबीर के राम, रहीम के राम अलग अलग रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग सांस्कृतिक धाराएं रहती हैं, लेकिन जो जेएनयू के 50 छात्रों ने किया, कहाँ यह साबित होता है कि महिषासुर की पूजा में माँ दुर्गा को जिस तरह से चित्रित किया गया, जो उनको एक तरह से, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, जो एक महिला के लिए भी उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, देवी के लिए आस्था पर जो प्रहार किया गया, यही तो विध्वंस किया गया, जो विवेक आप इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द नहीं बोलते हुए, वो विवेक नहीं किया। मैं वही विवेक तो स्मृति, यही तो मैं एक व्यापक, जो रंजीता जी कह रही है वो यही कह रही है। मैं कह रहा हूँ कि जिस विवेक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो शायद मंत्री जी ने नहीं किया। अगर मंत्री लोकसभा में उस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उन डायसेंटर्स को, डायसेंटर नहीं मानते, उस फ्रिंज एलिमेंट्स को एक्सपोज नहीं करती, तो आज यह कहा जाता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। देश में उग्रता फैलाना। एक सेकंड, ठीक है रंजीता जी, आपकी बात हमने सुन ली है, आपके पास मैं लौटूंगी। उससे पहले एक बार मैं भदौरिया साहब के पास, उसके बाद आपके पास आऊंगी। सर भदौरिया साहब, मैं पहले जरा सुनाना चाहती हूँ आपको भी और दर्शकों को भी कि आज जो हमने सुना है स्मृति ईरानी और मायावती जी के बीच में, जरा पहले सुना देते हैं दर्शकों को। मायावती ने यह कह दिया कि उन्होंने कहा था सिर की बलि देंगी तो क्या आप वो देंगी। अब ये बातें होंगी संसद में?
देखिए, ये हम लोगों ने नहीं कहा, ये स्वयं स्मृति ईरानी जी ने कहा। असल में इनकी पार्टी के और इनके नेताओं का जो बड़बोलापन है, गलत बयानी है और वादा खिलाफी है। ये देखिए, पिछले 1.5 साल से तमाम बातों को कहते आए हैं और फिर वो पूरा नहीं कर पाते हैं, फिर दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं और इस जब बढ़ने लगते हैं, फिर जब ये इनके पास कोई उत्तर नहीं होता तो कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी। अब इनका ये फंस चुके हैं। हम तो बसपा के कार्यकर्ता हैं, वो कह रही हैं कि बहन मायावती जी और पार्टी के कार्यकर्ता अगर संतुष्ट ना हो, बहन मायावती जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कहा है संतुष्ट नहीं है बोलना अलग बात है। सुनिए नहीं, देखिए, मैं ये उनका कहना उचित है, वो उनका कहना सब कुछ उचित है, पर रोहित वेमुला की मां ने आज कहा है, मैं हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल उन्होंने ही नहीं कहा है, उन्होंने कहा है भदौरिया जी, मायावती जी ने ये ठीक कहा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा। सर रुकिए एक सेकंड, एक बार रुकिए और सोचिए। सर सोचिए, नहीं, सर इसकी गरिमा को समझिए आप। करने दीजिए, मैं आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर दूंगा। इसकी गरिमा समझिए। मुझे पता है कि आप सवाल को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर। मैंने सबका सवाल को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। के लोगों का बयान सुना, मैंने बीजेपी के लोगों का बयान सुना, मैंने कांग्रेस के लोगों का बयान सुना। मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए अगर आपने मुझे बुलाया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने स्वयं गलत बयानी की है। इन्होंने तमाम विषय क्या था, ठीक है, वेमुला का विषय क्या था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, ये स्वयं इस तरह की बहस को उठाकर ये उलझे हैं। ये समझदारी की बात कर रहे हैं तो मुझसे इनसे पूछ लेने दीजिए। भदौरिया जी मुझे यह बता दीजिए, भदौरिया जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मां दुर्गा को जिस रूप से चित्रित किया जा रहा है, क्या बहुजन समाज पार्टी उसका समर्थन करती है? आप इसका जवाब दीजिए। क्या उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानती है? ठीक है, एक सेकंड, एक एक करके बेरोजगारी के भदौरिया जी एक एक करके हमारी पार्टी भदौरिया जी पर आधारित पार्टी है। भदौरिया जी एक सवाल इनका है कि क्या बीएसपी, पूछिए अपना सवाल पूछिए। भदौरिया जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस प्रकार से लोक आस्था पर प्रहार किया जा रहा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, महिषासुर की पूजा होना और बात है, लोक आस्था पर प्रहार करना दूसरी बात है। प्रतीकात्मकता को प्रतिशोधात्मकता के रूप में प्रस्तुत करना, वहां प्रतीकात्मक को प्रतिशोध किया जा रहा है। छोटा पूछना, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या बहुजन समाज पार्टी उसके साथ खड़ी है? क्या बहस देखिए राकेश सिन्हा जी, आप बहस को दिशा से अलग मत ले जाइए। किस दिशा में ले जाएं बता दीजिए। बहस थी, आप ये बता दीजिए कि बहुजन समाज पार्टी उस बात का विरोध करती है कि नहीं करती है? मैं तो एक सांस्कृतिक सवाल उठा रहा हूँ। आज हमला कर रहे हैं। देश राजनीति से नहीं चलती है। देश में सौंदर्य, देख एक बार सुन लीजिए, राष्ट्र निर्माण में दो चीजें होती हैं, सौंदर्य बोध और शक्ति बोध। दोनों को यदि आप मिटा देना चाहते हैं, इस देश का सौंदर्य बोध संस्कृति से आती है, शक्ति बोध हमारी आस्था से आती है। आप आस्था और संस्कृति दोनों को मिटाना चाहते हैं। एक सेकंड में चंद्रभान जी को अब लाना चाहते हैं। चंद्रभान, ठीक है भदौरिया साहब, सामना कीजिए। आपने अपनी बात कह ली सर। चंद्रभान जी जल्दी से एक सवाल है मेरा आपसे, क्या वाकई लोक सभ्यता पर यह प्रहार है, लोक आस्था पर प्रहार है? क्योंकि भैसासुर का हम मंदिर दिखा रहे हैं बनारस का, संथाल परगना में कई जगह जहां पर पूजा होती है। ये जो कहा जा रहा है कि दलित हैं वो महिषासुर की पूजा करते हैं और इसको स्वीकारना एक अलग बात है, उस पर आपकी राय? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखी है, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म। हाँ, उसमें उन्होंने कहा है कि असुर, राक्षस, दानव, ये जो बार 80-90 बार जो जिक्र आता है ऋग्वेदा में, यह डेमोन्स नहीं थे, यह रियल इंसान थे जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहे इंद्र के साथ। तो अभी सिन्हा जी ने एक अच्छी बात कही है कि दुर्गा जी के बारे में जो कहा गया है जेएनयू में वो अशोभनीय है और वो नहीं होना चाहिए। पर महिषासुर की तस्वीर कैसी बनाया इन्होंने? असुर और राक्षस जब इंसान थे, एक सोशल क्लास थे, ट्राइबल्स थे, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं उस जमाने में, तो उनका चित्र कैसा बनाया है इन्होंने? कैसा बनाया? भैंस, मतलब कि अरे महिषासुर की उत्पत्ति दिखा जा रही है महिषी से। महिषी मतलब भैंस,
और जब किसने जब दिखाया नहीं उत्पत्ति? नहीं देखिए आप मेरी बात सुनिए चंद्रभान जी इसीलिए देखिए वो भैंसासुर मंदिर जो हम दिखा रहे हैं इसमें बनारस की देखिए तस्वीर दिखा चंद्रभान रहे जी हैं। पृष्ठभूमि बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पृष्ठभूमि आज के ट्राइबल और दलित को आप उस पृष्ठभूमि में कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए ऋग्वेद में कहा गया जब नास्तिक बढ़ गए, नास्तिकों के प्रति नास्तिकों का जगह है, जब नास्तिकों का अत्याचार बढ़ गया आस्तिकों पर तो इंद्र से प्रार्थना की गई वज्र गिराओ। तो वज्र उन पर नहीं गिराया गया जो नास्तिक थे, जो नास्तिक आस्तिकों को मिटा देना चाहते थे उन पर जल्दी से मैंने देखिए मैं केवल सही बोलता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दुर्गा के बारे में जो बातें कही गई ठीक नहीं है, लेकिन राक्षस असुर दानव जो ऋग्वेद में इंसान है उनकी तस्वीर कैसा बनाया इन लोगों ने, मैं ये जानना चाहता हूं। राक्षस किस बात का प्रतीक है? वो प्रतीक किस बात का है सो बता दीजिए। राक्षस इंसान है। राक्षस जो सभ्यता को मिटा देना चाहता है, नहीं जो आस्था को मिटा देना चाहता है राक्षस है। देखिए जातिवादी व्यवस्था से नहीं अब राक्षस को जातिवादी व्यवस्था मत लाइए। कहाँ जा रहे हैं? इसी विषय पर मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूंगा। नहीं मैं जानना चाहता हूँ कोई दलित इस देश का दलित ट्रेडिशन में ऋग्वेद उनका अपना सम्मान का ग्रंथ नहीं है। ऋग्वेद कह दिया आप दुश्मन का ग्रंथ है। आप प्रमाण पत्र देंगे क्या? भारत में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भारत में। एक ब्रेक मजबूरन लेना पड़ रहा है। रंजीता जी इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी और शास्त्री जी आपके पास भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि इस बहस में अगर उलझे तो उधर अर्थव्यवस्था की हालत। सभी का मेहमान हमारे साथ बने हुए, वक्त जाए किए बिना शास्त्री जी सीधे मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपको नहीं लगता है कि महिषासुर और जेएनयू के उस पैम्फलेट का जिक्र करके स्मृति ईरानी, मैंने पहला सवाल भी आपसे यही पूछा था, क्या जरूरत थी महिषासुर और दुर्गा माँ के बारे में चंद मुट्ठी भर लोग जेएनयू में क्या पैम्फलेट बेच रहे हैं, फैला रहे हैं, ये क्या जरूरत थी इसकी? नहीं देखिए, मैं अंजना जी आपको स्पष्ट कह रहा हूं, फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दे नहीं है और हमारी सरकार बेहतरीन काम कर रही है। अब ऐसे में ये लोग व्यर्थ के मुद्दे। आप मुझे ये समझाइए कि ये बताकर उन्होंने देश हित में क्या किया? देश हित में ये तो उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी उसका उन्होंने संवहन किया, उनको बताया, उनको विषय रखना था तो सदन में और सदन में सारे फैक्ट्स को रखना था। अगर सारे फैक्ट को न रखे इस नियम से तो फिर चाहे बनारस का वो महिषासुर का मंदिर हो वो भी विलन है, संथाल परगना में जहां जहां पूजा होती है वो विलन है, पश्चिम बंगाल के गांव में पूजा होती है वो भी विलन है। तो फिर जब शुरुआत हो तब तो हर जगह की बात हो, ये आपके कॉज को कैसे आगे बढ़ाया? इस पर मुझे जवाब देखिए अंजना जी, मैं स्पष्ट अभी भी बोल रहा हूं, शायद आप इसको मेरी बात को बलि दिया था जिसकी वजह से वहां वो मंदिर बनाया गया है। मैं काशी का रहने वाला हूं, इसलिए विशेष जानकारी रखता हूं। लेकिन बात सवाल यहाँ नहीं है, सवाल ये है। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड सर। चंद्रभान जी, महिषासुर भैंसासुर वो मंदिर उसी का पर्यायवाची शब्द पर्याय। नहीं मैं काशी की बात कर रहा हूँ चंद्रभान जी, कंफ्यूज मत होइए। देखिए मैं इसमें एक हस्तक्षेप करूंगा। मैं अंजना जी मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। देखिए 30 सेकंड मुझे दे दीजिए, फिर आप लोग बोलिए जल्दी से। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में बहुत विविधता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, सिर्फ आपत्ति रचनात्मकता थी। आज जेएनयू में जो हो रहा है व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर वह प्रतीक। मैं अंजना जी इतना जरूर कहना चाहूंगा, कह सकता हूँ अंजना जी एक सेकंड वो पूरी कर ले बात। हाँ अंजना जी बोलिए। ये जो चंद्रभान जी संस्कृति और डॉक्टर अंबेडकर को कोट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण, मैं डॉक्टर अंबेडकर जी की ही बात को कहना चाहूंगा। डॉक्टर अंबेडकर जी को इस समय एक तरह से राजनीति का एक औजार बना करके प्रयोग किया जा रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का मिसयूज ज्यादा हो रहा है। देखिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक किताब लिखा था, उस किताब को चंद्रभान जी जरूर पढ़े होंगे। उस किताब का नाम था हु वेर सुधराज। हु वेर सुधराज के पहले ही पेज पर 3rd पैराग्राफ में उन्होंने लिखा था कि भारत के वर्तमान जो दलित हैं वैदिक कालीन या प्राचीन शूद्र नहीं है, यानी भारत के जो दलित हैं वो शूद्र नहीं है। अब शूद्रों जो भी राजनीतिक आज प्रयोग किया जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्रों के बारे में, असुरों के बारे में, उनके बारे में, मूल निवासियों के बारे में कहा था, उन्होंने एक सिरे से रिजेक्ट किया था। ये सन 1948 की बात मैं कह रहा हूं और रिटेन बात कह रहा हूं। लेकिन आज जितने भी उदाहरण दिए जाते हैं या दलितों की समस्या को लेकर के जो बातें कही जाती हैं, तो शूद्रों के साथ ये हो रहा था, शूद्रों के साथ वो हो रहा था। लेकिन डॉक्टर
अम्बेडकर जो हम लोगों के मसीहा है, डॉक्टर अम्बेडकर जो दलितों के मसीहा है, डॉक्टर अम्बेडकर जो इस देश के मसीहा है, उन्होंने ये बात स्पष्ट कहा है कि भारत के वर्तमान दलित प्राचीन वैदिककालीन शूद्र नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो महिषासुर इत्यादि की बात की जाती है, ये उसी को कोट करके इस्तेमाल किया जाता है। आप ही की बात पे जवाब दे रही हूँ, आप ही की बात पर जल्दी से। शास्त्री जी के ज्ञान को मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं, पर बस केवल एक सुधार करना चाहता हूं कि अंबेडकर ने कहा था कि भारत में आर्य अनार्य कोई रेशियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था और सब लोग यही कराने वाले हैं, कोई विदेश से नहीं आए हैं। ये अंबेडकर की एक बड़ी थेसिस है। ये कुछ और कर रहे हैं जो मैंने कभी नहीं पढ़ा है। चलिए ठीक है, देखिए नहीं सर, इसमें मत उलझिए। जी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो चंद्रभान जी ने कहा कि मैंने नहीं पढ़ा, ये चंद्रभान जी जरूर पढ़े होंगे, लेकिन ये सच्चाई जो है इसको ये लोग छिपाते हैं। जो आदमी पूरी किताब पढ़ता है पहले पेज का 3rd पैराग्राफ नहीं पढ़ता है। आश्चर्य इस बात का होता है, क्या यही विद्वत्ता है हमारे देश की? सच्चाई को छिपाने की कोशिश क्यों होती है? कुछ और किताब पढ़ लिया होगा, मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नहीं कौन डॉक्टर 1948 में सुधराज नाम की किताब लिखी थी, उस किताब के पहले पेज पर उन्होंने ये बात लिखा है। एक सेकंड शास्त्री जी, वक्त बर्बाद हो रहा है सर, ये बहुत गलत बात है। प्लीज शास्त्री जी देखिए, दलित अभी जो है वो शूद्र के बिल्कुल गलत है। दलित भारत के शूद्र दलित नहीं है। एक सेकंड सर, प्लीज भारत के दलित भी शूद्र नहीं है। ये शूद्र और दलित दोनों अलग हैं। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। लोकसभा में चलने दे। रंजीत रंजन जी क्या कहना चाहते हैं? आश्चर्य के साथ दुख भी हो रहा है। अरे सुन तो लीजिए, ये नहीं आप क्या सुनाएंगे जब आप डॉक्टर अम्बेडकर की किताब का पहला पन्ना नहीं पढ़े हैं चंद्रभान जी, तो मुझे दुख होता है इस बात को लेकर के। चलिए ठीक है, रंजीत रंजन जी अपनी बात कहें आप पहले। अरे सोनकर जी दूसरों की बात सुनिए, आप लोकतंत्र का गला मत घोटिए। नहीं मैं गला नहीं घोट रहा हूँ, मैं तो आपकी विद्वत्ता की तारीफ चाहते हैं आप लोकतंत्र का। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के किताब का पहला पन्ने का 3rd पैराग्राफ नहीं पढ़े हैं। एक सेकंड छोड़िए, आपसे अधिक पढ़े हैं उन्होंने, तो आपसे अधिक पढ़े हैं। बाबा साहब को भी पढ़े हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। बाबा साहब पर बहस करिए, इससे कन्हैया का क्या जोड़, इससे वेमोला का क्या जोड़? क्या वो बाबा साहब ने भी उसमें कहा था कि महिषासुर को दलितों का हीरो बनाया था? अब तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या 13 वाले प्रोग्राम में क्या कन्हैया गया था? अंजना जी, अंजना जी दुख होता है, प्लीज मेरी बात खत्म कीजिए। कांग्रेसियों के मुद्दा है कन्हैया को क्यों पकड़ के रखा गया है? वेमुला की वेमुला को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? और आपकी मिनिस्टर ने गलत स्टेटमेंट राज्यसभा और लोकसभा में क्यों दी? उन्होंने क्यों कहा कि डॉक्टर नहीं गया था? हम वेमुला को बचा सकते थे। उस मुद्दे पर आइए, आपकी मंत्री ने स्टेटमेंट गलत क्यों दी? कि वहाँ पर डॉक्टर नहीं था, कन्हैया का कोई दोस्त वहाँ नहीं पर है। कार्रवाई नहीं हुई। शर्मनाक सुधींद्र भदौरिया साहब करके रख दूंगी। एक सेकंड, ये सुधींद्र भदौरिया साहब, भदौरिया साहब की बात सुन लीजिए आप। भदौरिया साहब की बात है, भदौरिया साहब हवाला क्यों दिया जा रहा है? ठीक है रंजीत जी, आपने अपनी बात कह ली। भदौरिया साहब टुकड़े करना चाहती है शास्त्री जी प्लीज सर, आप सत्ता में हैं, सत्ता में आप लोगों की थोड़ा सवाल सुनिए। शास्त्री तो लगता है स्पीकिंग मशीन है, बोले ही जा रहे हैं। धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, हम न्याय की राजनीति कर रहे हैं और संविधान हमारा। भदौरिया साहब, भदौरिया साहब की बात कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। टुकड़े करना चाहती है भदौरिया साहब बोलिए। रंजीत जी प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। शास्त्री जी वक्त की कमी है, भदौरिया साहब अपनी बात रखिए। मंत्री तथ्य रख रहा है, ऑथेंटिक तथ्य रख रहा है, तो उस पर ऑब्जेक्शन मंत्री गलत जवाब दे रहा है। भदौरिया जी, भदौरिया जी बोलिए। संदर्भ कुछ और है। मंत्री ने कहा डॉक्टर नहीं आया। कहना चाहूँ आप लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं मंत्री ने कहा है। देश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, आर्थिक मंदी के दौर में भी देश। चंद्रभान जी महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब दलित का मुद्दा हो, अब महिषासुर का मुद्दा हो, और इसके इर्द गिर्द ही सब कुछ घुमा रहे हैं। देखिए, जवाहरलाल JNU एक फ्रीडम वॉल है जहां पर कोई भी जाके अपना एक्सप्रेशन लिख देता है। हाँ।
तो जेएनयू में एक सब चीजें होती है, इससे सरकार का क्या लेना देना है? छोड़ देना चाहिए, स्टूडेंट के बीच का मामला है। बताइए। देखिए, जेएनयू एक टापू नहीं है जहां देश को तोड़ने की बात की जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अपनी सीमा होती है। एक बात मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं, इस विमर्श से देश को क्या लाभ हो रहा है? महिषासुर के विमर्श से विपक्ष बताए देश को क्या लाभ हो रहा है, जिसमें लोक संस्कृति, लोक आस्था, और मैंने एक बात जो पहले कही थी कि राष्ट्र का निर्माण सौंदर्य बोध और शक्ति बोध दोनों से होता है। जो आज विमर्श विपक्ष करवा रहा है उसमें सौंदर्य बोध और शक्ति बोध दोनों को महिषासुर तो सरकार ही लाई है ना सर पार्लियामेंट में। हाँ, पार्लियामेंट में अगर महिषासुर की अब एंट्री हुई है तो सरकार नहीं, सरकार नहीं। अगर जेएनयू में यदि समाज जेएनयू में नहीं अंजना जी आप गलत ट्रैक पर डिबेट ले जा रही हैं। यदि जेएनयू में समाज की आस्था को तोड़ने की कोशिश होगी और जो लोक संस्कृति है, लोक संवेदना है, उसको उस पर आघात होगा, तो सरकार क्यों नहीं बात करना जरूरी है। चलिए, हमें इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में सिनेमा एक ऐसा है जो लोगों की रगों में दौड़ता है, और संयोग से एक दूसरा दृश्य हम आपको चंद सेकंड के लिए दिखला रहे हैं। संजय दत्त पहुंचे हैं मुंबई अपने घर, और ये आप देखिए आज यरवाड़ा जेल से उनकी रिहाई हुई है। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Preeti, and in this week's episode, I am out eating lunch at a fine dine restaurant, man. Yeah.